नमस्कार। संघ सरकार में हमने पढ़ा था से महत्वपूर्ण अनुच्छेद और फिर उनकी शक्तियाँ, फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने देखे थे। आज हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसमें से भी एक या दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था का क्या मतलब होता है कि राष्ट्रपति तो होता है नाम मात्र का, और वास्तविक सत्ता जो होती है वो होती है प्रधानमंत्री के अंदर और मंत्रिपरिषद में नीत होती है। तो ये मतलब संसदीय जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है। फिर अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यह हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ा है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगी। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा, कि मंत्रिपरिषद का हर कार्य मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये बात कही गई थी अनुच्छेद 74 में 1976 के संविधान संशोधन में, लेकिन फिर इसमें परिवर्तन कर दिया और 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा ही शब्द को हटा दिया और ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि 1976 में तो ये बात कही गई थी। 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई थी कि भाई राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा। मतलब मंत्रिपरिषद जो भी कहे वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में ही शब्द को हटा दिया कि ये कंपलसरी नहीं है कि राष्ट्रपति आप जो कहे वो सब करे। एक बार राष्ट्रपति उस बात को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास लौटा सकता है। पर यह भी बात कही गई कि वापस अगर मंत्रिपरिषद कोई भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो फिर उसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। तो ये बात भी है। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये हमने राष्ट्रपति की नियुक्तियों में हमने देख लिया था कि राष्ट्रपति कौन कौन से पद की नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। तो जो मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, जबकि पूरी मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब ये है कि जितने सदस्य हैं लोकसभा के, उनका 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया और वर्तमान में इस वजह से अधिकतम सदस्य 82 हो सकते हैं। फिर अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये मैंने बात बता दी आपको कि 75(2) में तो प्रति मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है, और 75(3) में पूरी मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अर्थात मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये बात 75(3) में कही गई है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75(4) में क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। हमने पढ़ा था कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का कोई उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में बताई गई है ज़रा कमेंट कर देना, क्योंकि शपथ से संबंधित अनुच्छेद भी हमने पढ़ा था। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मंत्रियों
राष्ट्रपति मंत्रियों को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्री अपनी शपथ में कहता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये शपथ में है। फिर भय, पक्षपात, अनुराग व द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी मंत्री किसी सदन का सदस्य न हो तो उसे मंत्री बनने के 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात भी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने दिन के अंदर उसको कोई भी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी है। तो अधिकतम 6 माह के अंदर अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यहाँ 2 प्रमुख बातें, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री व मंत्री बनाया जा सकता है। कि प्रधानमंत्री सहित मतलब अगर संसद का कोई भी सदस्य वो प्रधानमंत्री बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। और दूसरी बात, संसद का कोई भी सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री और प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, परंतु शर्त हमने पढ़ी ना कि बनने के बाद 6 माह के अंतर्गत उसको किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। AP आनंद बनाम HD देवेगौड़ा 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। फिर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसको फिर भी मंत्री बनाया गया तो उसको दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। तो ये कुछ शर्तें हैं, इसमें से इतना नहीं पूछा जाता। 75(6) के अनुसार मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली, तो मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल ही हर मामले में निर्णय लेती है। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री निर्णय से सहमत नहीं होता तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में काम करता है और मंत्रिमंडल जो निर्णय सुनाता है उसको सभी मंत्रियों को मानना पड़ता है। अगर कोई नहीं मानता है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस मामले में 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। इसके बाद केसी नियोगी, डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों से असहमत होने के कारण त्यागपत्र दिए। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन। भारत सरकार के समस्त कार्य संचालन राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के संबंध में नियम बनाएगा। फिर इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 78 प्रधानमंत्री के, जिसमें कर्तव्य दिए गए। तो क्या क्या कर्तव्य है? प्रधानमंत्री देश के प्रशासन, विधि निर्माण के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करे। संघ के प्रशासन संबंधी तथा विधि निर्माण संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, कि मतलब हर बात की जानकारी वह राष्ट्रपति को देगा। फिर प्रशासन संबंधी और विधि निर्माण संबंधी जो भी जानकारी है राष्ट्रपति मांगता है तो वह देनी होगी। किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो तो राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखना, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। मंत्रियों के प्रकार कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है।
352 को छोड़कर सभी जगह मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब सिर्फ अनुच्छेद 352 के लिए ही कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसमें ही कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा मंत्रिपरिषद शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। राज्य मंत्री 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले, इनको विभाग दिए जाते हैं महत्वपूर्ण, और एक राज्य मंत्री होते हैं, इन्हें किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं दिया जाता। ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके हेल्पर होते हैं राज्य मंत्री, और एक राज्य मंत्री ऐसे होते हैं कि उनका खुद का डिपार्टमेंट होता है, उस वो डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट बात है कि राज्य मंत्रियों को कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। उप मंत्री होते हैं, ये किसी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। ये प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। उप मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते, मतलब उप मंत्री भी नहीं लेते, राज्य मंत्री भी नहीं लेते, ये सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। किचन कैबिनेट एक लघु निकाय है जिसे आंतरिक मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसमें 15-20 मंत्री हो सकते हैं। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री के अलावा पारिवारिक सदस्य, मित्र, विश्वसनीय सदस्य भी हो सकते हैं। ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। संविधान में किचन कैबिनेट का कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसा निकाय बना लेता है जिसमें उसके विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, उनके रिलेटिव भी हो सकते हैं, और ऐसे लोगों का एक निकाय होता है जो मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की मदद करते हैं सलाह मशविरा करने में। ये किचन कैबिनेट कहलाता है। संसदीय सचिव, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं। संविधान में इस पद का भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री संसदीय सचिव को शपथ ग्रहण कराते हैं। तो प्रधानमंत्री का विश्वसनीय पात्र होता है संसदीय सचिव, इसको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है, नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करता है। अभी देखो महत्वपूर्ण बात, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। तो मंत्रिमंडल में तो केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। ये बड़ा समूह होता है जिसमें 70-80 मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री में ये एक छोटा समूह है और 15-20 मंत्री होते हैं, और ये मंत्रिपरिषद का एक भाग है। संविधान के मूल भाग में मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में इस शब्द को जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद का विस्तृत वर्णन है, लेकिन मंत्रिमंडल का संविधान में कोई वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 352 में इस शब्द को जोड़ा गया है। पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल शब्द को कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। तो 1944वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में इसको शब्द को जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है कौन? मंत्रिमंडल। और ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद तो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करने का काम करती है मंत्रिमंडल। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल ही सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है, और ये सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। फिर नीतिगत निर्णय कौन लेता है? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करने का काम करती है मंत्रिपरिषद। तो इम्पोर्टेंट तो है मंत्रिमंडल, लेकिन बड़ा निकाय है मंत्रिपरिषद, और ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। इसमें 70-80 सदस्य होते हैं, जबकि 15-20 ही सदस्य होते हैं किसमें? मंत्रिमंडल में। तो ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमने प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की रूपरेखा थोड़ी समझ ली है।
अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का महान न्यायवादी। थैंक यू।